हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट की थी, तो पहले मैंने कंटिन्यूटी के सारे बेस करा दिए और एक्सरसाइज के 2 एग्जांपल भी कंसीडर किए थे उसमें। अभी क्या है कि कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए कि ये फंक्शन इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है और इंटीजर्स के बीच में कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन होता क्या है, तो ये क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे और इंटीजर्स के बीच में कंटिन्यूअस होता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो इस फॉर्मेट में दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द इंटीजर्स पॉइंट, यानी इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा और बाकी अब इंटीजर्स हटा देंगे तो उनके बीच के ही तो रीजन बचेगा। भाई ये नंबर लाइन होती है, इंटीजर्स हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 -1 -2, तो कह रहा है इंटीजर्स को छोड़ के, तो इंटीजर छोड़ देंगे तो उनके बीच के रीजन में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कहीं भी आप ले लोगे, बाकी जगह डिसकॉन्टिन्यूअस है। बाकी जगह मतलब इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इनके जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी इंटीजर्स के बीच में। इंटीजर हटा दोगे तो इंटीजर के बीच के रीजन बचेगा, जहां पे इंटीजर नहीं होंगे पॉइंट वाले नंबर मिलेंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं कि ये भाई साहब है क्या, क्या है ये, इनकी क्यों जरूरत पड़ रही है। तो पहले भाई हम उसके बारे में पता कर ले। अपने दुश्मन के बारे में सारी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं घुस जाना है। तो ये क्या है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए किसी भी नंबर को हम 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कोई नंबर जैसे हमने लिखा है, नंबर कैसे होता है, मान लिया 2 एग्जैक्ट ऐसे लिखा है तो हम इसको इंटीजर बोलते हैं, इसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं 2, यानी कि पॉइंट हम नहीं लिखते। पॉइंट के बाद अगर 0 दे रखा है कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर वो ऐसे लिखा है 2.1 तब आप इसको 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये 2.1 है, ये 2.0 था तो हमने इसको 2 लिख दिया। तो एक्चुअली में हर एक नंबर इस फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए, भले ही उसके बाद में कुछ क्वांटिटी ना हो, लेकिन लिखा इस फॉर्मेट में जाता है। तो होता क्या है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीजर पार्ट जिसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक नंबर के 2 पार्ट हो गए, एक इंटीग्रल पार्ट हो गया और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 है तो सिंपल इंटीजर मिलेगा, और अगर इंटीजर पार्ट 0 है, मान लिया 5 6 2 इस टाइप से चल रहा है, तो अगर सिंपल 5 भी दे रखा है ना, तो आप इसको सिंपल 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद दे रखा है। तो हर चीज मैटर करती है। यहाँ पे देखिए अगर इंटीजर 0 है तो पॉइंट तो वो 0 रहेगा, लेकिन आप बाद में वाला 0 हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर 0 है लेकिन फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है, और इंटीजर हमारा 0 दे रखा है। तो हर एक नंबर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से आपको देखिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये क्यों आता है। तो किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में। कैसे, ये कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने 3.25 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस का 0.25 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, यही तो हो रहा है। आप मान लिया -7.5 लिखा है, तो वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -7 और -0.5 यही लिख सकते हैं ना। तो यानी कि नंबर्स को हम इंटीजर और उनके फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे एक नंबर से 2 फंक्शन बनते हैं। एक इंटीजर होता है, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। तो यहीं से हमारे 2 फंक्शन बनते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये होता है फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ रियल नंबर x। ठीक है, x हमने लिया है तो उसका ये फ्रैक्शनल पार्ट देगा, ये इंटीग्रल पार्ट देगा। तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया इसका, तो ये इंटीग्रल फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? तो किसी भी नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, इंटीजर और फ्रैक्शन। एक चीज क्लियर हो गई कि किसी भी रियल नंबर को, ये रियल नंबर है
रियल नंबर को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू, ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख सकते हैं। तो कहीं भी अगर इस फॉर्मेट में x लिखा है तो बताया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, और ये लिखा है तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ रियल नंबर है या फ्रैक्शनल फंक्शन है, ऐसे देगा। तो यहां से कभी कभी क्या कुछ भी पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू, या फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अलग अलग नहीं, सिंपल फॉर्मूले एक ही को इधर उधर किया गया है। अब हम पहले समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, फिर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी देख लेंगे। इंटीजर फंक्शन है क्या भैया, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लीजिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस फॉर्मेट में, और इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा इंटीग्रल पार्ट देता है। जैसे मान लीजिए हम इसमें 2.75 रखेंगे तो आपको रिजल्ट कितना देगा 2। इंटीजर पार्ट देता है, जो उस में इनपुट है उसका इंटीग्रल वैल्यू देता है। जैसे हमने मान लिया 0.789 लिख दिया, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है तो हमको 0 देगा। 1.98 लिख दिया तो हमको 1 देगा। 1.99 लिख दिया तो हमको 1 ही देगा, 2 नहीं दे देगा भैया। अगर आपने 2.01 लिख दिया है तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमने यहाँ पे -2.5 लिखा है तो हमको क्या मिलेगा -3 मिलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ ना, ऐसा क्यों हो रहा है? यहां तक तो जो इसमें दिख रहा था वही मिल रहा था, तो यहाँ पे भी 2 मिलना चाहिए था माइनस का। तो आप इसको जब ग्राफ में देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर हमने माइनस का 0.7 लिख दिया तो ये वैल्यू -1 देगा। माइनस का 4.89 लिख दिया है तो ये वैल्यू -5 देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आप इसका ग्राफ समझिए तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअल में होता क्या है, जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये वैल्यू है ना उसके पीछे वाला इंटीजर देता है। कहने का मतलब है ये 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4, ऐसे नंबर चलते हैं हमारे। इस नंबर को उठाते हैं जरा, 2.75 कहां मिलेगा? 2.75 यहां कहीं मिलेगा, ये तो 2.5 हो गया, इधर कहीं मिलेगा। तो जिन दो इंटीजर्स के बीच में हम कह रहे हैं अगर ये वैल्यू कोई भी नंबर इसके अंदर किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में रखा गया ना तो उसके पीछे वाला इंटीजर रिजल्ट देता है। तो -2.75 यहां पे मिलेगा तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो आपका आउटपुट जो है पीछे वाला इंटीजर आएगा यानी 2 आएगा। यहाँ पे देखिए 0.89 है, 0.89 यहाँ कहीं मिलेगा भाई, 0 1 के बीच में होगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा पीछे वाला इंटीजर। यही चलता है प्रोसेस। 1.98 आपको कहां मिलेगा? 1.98 यहां कहीं मिलेगा, यही तो होगा 1.98, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1.99 भी आपको यहीं मिलेगा, इसके थोड़ा सा और आगे आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 2.01 आपको यहां मिलेगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 2 मिलेगा, पीछे वाला इंटीजर। अब जरा माइनस में आ जाते हैं, -2.5 ये देखिए 2 यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -4 होगा, तो -2.5 यहाँ कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? -2.5 यहाँ होगा तो आगे वाला नंबर नहीं मिलता है, हमेशा पीछे वाला इंटीजर मिलता है। अभी समझ में आ रहा है? तो जब भी इंटीजर, ये जो माइंड में डाउट हो आपको कि माइनस में, तो ये अभी तक क्या था कि जो इंटीजर दे रखा था वही लिख देते थे। तो जिन दो नंबर्स, जिन दो इंटीजर्स के बीच में वैल्यू है ना तो उनके पीछे वाला इंटीजर मिलता है। देखिए हमेशा ये समझ में आ रहा है। अब -0.7 कहां मिलेगा? -0.5 यहां होगा तो ये वैल्यू यहां कहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है ये वैल्यू पीछे वाला इंटीजर देगा तो -1 आएगा, आगे वाला थोड़ी नहीं देगा। बड़ी वैल्यू नहीं देता है, छोटी वैल्यू देता है। तो इन दोनों, अभी जो भी हम आप इन दोनों में देखिए 2 और 3 के बीच में था तो छोटी वैल्यू 2 थी ना, 2 मिलेगी। नाम ग्रेटेस्ट समझ के आप ऐसा मत करिए कि अभी एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, उसकी प्रॉपर्टी इससे उल्टी होती है, वो आगे वाला नंबर देता है, लेकिन अभी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसके बारे में सोचिए।
वो हम जब जेई की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको उसको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आप बस इसको समझ लीजिए, आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक वगैरह के लिए और जेई वगैरह के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके एकेडमिक में है तो वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, और वो जेई में भी है तो वो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ जेई के लिए पढ़नी है तो वो हम उसी में पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल इसका मतलब समझ लीजिए, -4.9 कहाँ मिलेगा आपको? -4.9 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, -5 के इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं मिलेगा -4.9। तो हमको बताया कि कम वाला इंटीजर देता है, पीछे वाला इंटीजर मिलेगा हमको। समझ में आ रहा है? तो ये डाउट क्लियर हो गया कि जो हम इनपुट देते हैं अंदर, उन दोनों जिन दो इंटीजर्स के बीच में वैल्यू होती है ना, तो हमेशा कम वाला इंटीजर आता है आउटपुट में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? लिख लेना है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इफ x is any real number and part of x। यही तो होता है। अब इसका जरा ग्राफ बना लें। ये 0 हो गया हमारा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इधर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, -5 मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। अभी हमने क्या बताया था कि आप 0 रखोगे। देखिए ग्राफ को हम पॉइंट रख के निकालते हैं। y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट हमने मान लिया। आप x 0 रखोगे तो y तो 0 आएगा। x 0 पे y क्या रहेगा? 0। अब x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9 ये सारी वैल्यूज रखोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा भैया? इतना बता सकते हो? यहाँ पे 0.5 भी रखोगे तब भी 0 ही मिलेगा, यही होगा ना। तो y इन सभी केसेस में y क्या रहेगा? 0 रहेगा, यानी कि y क्या रहेगा? 0। इस लाइन पे हम दोबारा बना रहे, थोड़ा जिगजैग करे दे रहे। और जैसे ही आपने इसमें 1.0 रख दिया, y की वैल्यू, x की वैल्यू जैसे आपने 1 रखा तो y भी कितना हो गया? 1। यही तो होता है। इंटीजर रखोगे तो इन दोनों के बीच में थे तो हमेशा आउटपुट पीछे वाला नंबर आ रहा था। जैसे ही 1 रख दिया तो y की वैल्यू भी क्या हो गई? 1। तो जैसे ही हमने 1 रखा तो y भी कितना हो गया भैया? 1। यहाँ पे 1 नहीं देगा, ये तो 0 है ना। लेकिन जैसे ही 1 रखा तो y भी कितना हो गया? 1। अब ये 1 कब तक देगा? जब तक 1 कब तक देगा? 1.1 रखोगे, 1.2 रखोगे, 1.5 रखोगे, 1.7 रखोगे, 1.8, 1.9, 1.99 तक भी ये क्या देगा? हमेशा 1 ही देगा। तो ये 1 कब तक देगा? आप जब तक 1 और 2 के बीच में रहोगे। जैसे ही 2 रखोगे, अब आप 1, 2 के बीच में थे, कोई भी नंबर रखोगे y की वैल्यू फिक्स हो गई है, 1 ही आएगी। और जैसे ही आपने 2 रख दिया तो y भी कितना हो गया? 2 दे देगा। समझ में आ रहा है? देखिए 2 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मिला दीजिए। तो आप जैसे ही 2 रख दिया, अब 2 कब तक मिलेगा? 2.2 रखोगे, 2.3 रखोगे इस फंक्शन में तो y हमेशा कितना रहेगा? आप 2, 2, 2, 2। तो ये अब y फिक्स हो गया, कहां तक रहेगा? 3 तक। जैसे ही 3 रखोगे उसके पहले तक वो 2 ही देगा, फिक्स हो गया। जैसे ही 3 रखोगे तो आउटपुट भी कितना हो जाएगा भैया? 3। यानी कि 3 यहां नहीं मिल रहा है, यहां मिल रहा है। और ग्राफ कब तक रहेगा? 3.99 तक। जैसे ही 4 रखोगे तो आउटपुट भी कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। ऐसे चला जाएगा ग्राफ। समझ में आ रहा है? अब जब आप इन दोनों के बीच में थे, ऐसे इधर होगा। अब जब आप यहां सोचिए -0.5 रखोगे, -0. यहां मिलेगा तो आउटपुट कितना आएगा? -1। आप y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। 0.99 भी रखोगे ना आप माइनस में
तब भी y कितना आएगा भैया, -1। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे भी हो तब भी y कितना है, -1, एग्जैक्ट -1। यहां से वैल्यू चल रही है, यहां से वैल्यू चल रही है यहां तक। भाई आप जब -1.0 भी रखोगे तब भी y कितना आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें -1.1 रख दिया, जैसे ही आप इस इंटीजर के बाद आ गए, यहां पे आ गए, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, -2। तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, -2। ये ऐसे आएगा, ये कहां तक रहेगा, यहां तक। देखिए ऐसे ग्राफ बनता चला जा रहा है। अब हम ग्राफ थोड़ा बना लेते हैं, बाकी तो हमारा एग्जैक्ट पैटर्न बन जाता है। बाकी -3 ऐसे जाएगा। ग्राफ समझ में आ रहा है? तो ग्राफ से भी पता चल रहा है कि हर इंटीजर पे ये ब्रेक हो रहा है। 1 पे ब्रेक हुआ, 2 पे ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच में, हर इंटीजर के बीच में लगातार है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है। इंटीजर्स के बीच में लगातार है। तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंपली इंटीजर वैल्यू देता है, जिन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है तो उसके पीछे वाला इंटीजर वैल्यू देता है। आई होप इतना क्लियर है? तो ये ग्राफ है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और याद रखने का बस इतना तरीका है, कोई भी नंबर दे रखा है उसके पीछे वाला इंटीजर देता है। मान लिया हमने, आप चाहे तो रफ पे ही बना सकते हैं, मान लिया -7.8 लिख रखा है, तो इसमें आप -7 लिख के मत चले आइएगा। आप देखिए ना, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा -8 और -7 के बीच में, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, -8। यहीं पे अगर हम ये लिख देते 8.5, तो 8.5 कहाँ मिलेगा, 8.5 मिलेगा 8 और 9 के बीच में, 8.5 आता है, तो ये इसके पीछे वाला इंटीजर 8 देगा। तो ये ग्राफ नोट कर लीजिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसको प्रूव करा देते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस इंटीजर्स के बीच में है, इंटीजर्स पे क्यों नहीं है। मैथमेटिकली प्रूफ चाहिए होगा, ग्राफ से तो हमें साफ साफ दिख रहा है। पहले हम इंटीजर्स पे चेक कर लेते हैं क्या कहानी है, फिर हम इंटीजर्स के बीच में चेक कर लेंगे। तो आई की वैल्यू जो एक्स है हमारा, वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? तो अब हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक होती है मैंने बता रखा है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आप पहले बेसिक पार्ट देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है कॉन्टिन्यूटी का। मान लिया किसी पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है, मान लिया वो नंबर 5 दे रखा है, 5 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या आप x = 5 रखा और आपने मान लिया y की वैल्यू आ गई 7, सपोज दैट, तो x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 7 आ रही है, तो क्या आप बता दोगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? आपने एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी कैसे पता चलती है? आपको पता होना चाहिए कि 5 पे वैल्यू दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, वैल्यू आ रही है। 5 के पहले की कहानी क्या थी और 5 के बाद की कहानी, एग्जैक्ट अगल बगल के पॉइंट। यानी कि क्या 5 के पहले कहीं ग्राफ आ रहा था? ऐसा तो नहीं कि 5 के पहले कोई कुछ आता ही पता नहीं है। तो आप कैसे बता दोगे कोई कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? तो हमें 5 के जस्ट पहले देखना पड़ेगा क्या फंक्शन कहीं से आ रहा था, तो हमें 5 के पहले की एक निगरानी देखनी पड़ेगी, और 5 के बाद क्या फंक्शन कहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आगे खत्म हो गया, आगे गड्ढा है, तब तो पता चलना चाहिए ना। अगर आगे कुछ डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो हम कह देंगे कि फंक्शन 5 के पहले तक तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 5 के बाद कॉन्टिन्यूअस नहीं, यानी 5 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि 5 के जस्ट बाद से वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। तो हमें 3 चीजें चेक करनी पड़ती है कॉन्टिन्यूटी के लिए। एक ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, एक उस पॉइंट पे वैल्यू, और ये राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 से कम पे निकल रही है, राइट हैंड लिमिट 5 से ज्यादा पे निकल रही है, तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई हम जैसे 5 पे खड़े थे, तो हमें पता होना चाहिए 5 पे कहीं से फंक्शन आया, 5 पे भी है और 5 के बाद जा भी रहा है, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन आया भी और चला भी गया। अब आगे जाके वो कहीं गड्ढा कर रहा है या जो भी कर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक पॉइंट से मतलब होता है। यानी कि बस हमें उतना बताना होता है कि फंक्शन इस पॉइंट के पहले भी है, इस पॉइंट पे भी है और इस पॉइंट के बाद भी है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बस इतना करना होता है। बाकी की कहानी से हमको मतलब नहीं होता कि 6 पे क्या है 7 पे क्या है, उससे मतलब नहीं होता है।
चलिए हम ये लिमिट अगर नहीं पढ़ी है तो लिमिट के लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। अभी हम सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। तो इंटीजर का मतलब है इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं, हम सिर्फ इंटीजर ले रहे हैं। तो हमने मान लिया इंटीजर्स क्या है, x। अगर i ये दे रखा है तो इसके पहले क्या होगा i माइनस 1 और इसके बाद क्या होगा i प्लस 1। इंटीजर हमने मान लिया, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, या आप कोई और सिंबल लेना चाहते हैं तो वहां पे लिख सकते हैं कि x इज एन इंटीजर, या x बिलोंग्स टू k वेयर k इज एन इंटीजर वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, k के पहले होगा k माइनस 1, k के बाद होगा k प्लस 1। यही तो नंबर चलते हैं, एक एक बढ़ते हुए चलते हैं। अगर ये 4 है तो इसके पहले 3 होगा, इसके बाद 5 होगा। अगर ये 2 है इसके पहले 1 होगा, इसके बाद में 3 होगा। तो ऐसी फॉर्म में नंबर चलते हैं। हम इंटीजर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अभी बस आपको बताना होगा कि ये सिंबल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये माना, तो अगर इंटीजर ये है, क्योंकि हमें किसी भी पॉइंट के पहले भी जाना होता है और बाद में भी जाना होता है, तो हमें ये कहानी लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम किसी हर एक, ये i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप 5 रख दोगे आप तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। i की वैल्यू अगर आप 75 रख दोगे तो ये 74 हो जाएगा और ये 76 हो जाएगा। i की वैल्यू अगर आप -8 रख दोगे तो ये -9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यही होता है। तो इंटीजर हम ये जनरल कर रहे हैं, यानी सारे इंटीजर के लिए ये सही है। तो i की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है कोई भी। अब हमको लिमिट चेक करनी है एट i पे, ठीक है। तो हमको निकालनी है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू i। आप x इक्वल टू k ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे। बस अगर k लेंगे तो k माइनस 1 k प्लस 1 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि k के पहले एक कम इंटीजर होता है, उसके बाद एक ज्यादा इंटीजर। आप कोई भी नंबर देख सकते हैं, किसी भी नंबर को पकड़ेंगे उसके आगे एक ज्यादा होगा, उसके पहले एक कम होगा। क्योंकि हमें कंटिन्यूटी उसके आसपास में भी चेक करनी पड़ती है। अब अपना काम कर लेते हैं। तो हमको 3 काम करने पड़ते हैं कंटिन्यूटी के लिए। क्या काम करने पड़ते हैं, लिमिट निकालनी पड़ती है। पहले हम लिमिट निकालते हैं, अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फिर हम उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? ये आप बेसिक देखिए जाके, अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक कंडीशन एक्सप्लेन की। अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन सीधा डिसकंटीन्यूअस हो गया। अगर ये इक्वल है तो हम एफ ऑफ इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे, ये भी इक्वल आनी चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहले हम लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू i माइनस, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे, इस साइड से भी चेक करेंगे, इसके बाद भी चेक करेंगे और इस पे भी चेक करेंगे। हर 3 चीजें होती, बता रखा है मैंने कंटिन्यूअस पे कि उसके पहले भी कहीं से आया है उस पॉइंट पे भी और उसके बाद कहीं जा भी रहा है। फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऐसे लिखते हैं हम। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू i प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब i माइनस i से कम, तो आप सोचिए ना, अगर हम i से कम है तो हम अभी इस साइड से ये i माइनस वाली जगह और ये i प्लस वाली जगह, तो इस सिचुएशन में हम कहां पे हैं, इस वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम इसके बीच में हैं। तो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है i माइनस 1 और i के बीच में, यही तो बिलोंग करेगा। अब अगर मान लिया हम 3 पे निकाल रहे होते, 3 पे चेक करते, x इक्वल टू 3 पे चेक करते, 3 के पहले चेक करते और 3 के बाद चेक करते, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट होते तो इधर होते। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू क्या होती, 2 और 3 के बीच में होती, और राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू क्या होती, 3 और 4 के बीच में होती। यही तो होता है। तो आप सोचिए, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इन दोनों के बीच में i माइनस 1 और i के बीच में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप इन दोनों के बीच में हो तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पीछे वाला इंटीजर 2 आएगा, हमेशा आता है पीछे। मान लिया
2.5 रखोगे या 2.8 रखोगे तो हमेशा आउटपुट कितना आएगा, 2 आएगा। पहले बता रखा है एग्जांपल। तो आप जब i-1 और i के बीच में हो, समझ में आ रहा है, इस चीज को समझो, ये चीज अच्छे से समझिए। जब आप इन दोनों के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, i-1। सो लिमिट वैल्यू इज i-1 या k-1 जो भी आपने रखा था। इतना समझ में आया। जब आप इन दोनों के बीच, लेफ्ट हैंड लिमिट इन दोनों के बीच में होगी तो आउटपुट क्या आएगा, i-1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे होगी i से थोड़ा सा ज्यादा। तो आप अगर सोचिए, अगर आप यहाँ पे हैं 3.01 भी है तो आउटपुट क्या आएगा, पीछे वाले यानी 3 आ जाएगा ना, इसके वाले पीछे वाले इंटीजर। आप सोचिए अगर आप इस लाइन में हैं, इस रेंज में हैं तो आउटपुट क्या आएगा, पीछे वाला इंटीजर। मान लिया हमने ये 7 है, ये 8 है, आप इन दोनों के बीच, ये 6 है, इन दोनों के बीच में थे, जहां भले यहाँ पे होंगे तब भी वो 6 देगा। आप भले यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, लेकिन वो पीछे वाला इंटीजर मतलब 7 ही देगा। तो अब अगर आप इन दोनों के बीच में हैं, राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ कहाँ है, यहाँ x की वैल्यू i और i+1 के बीच में, राइट हैंड लिमिट में इन दोनों के बीच में। सो लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी सिंपल i। तो हमको पता चला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भैया यहाँ पे लिमिट ही इक्वल नहीं है। देखिए जब हम इन दोनों के बीच में थे तो आउटपुट ये आ रहा है, जब हम इन दोनों के बीच में है तो आउटपुट ये आ रहा है, दोनों कहाँ इक्वल है। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कैसा है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम यहां देखें, जैसे अभी हमने समझा था, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अगर आप 7 माइनस रखोगे तो इधर होंगे हम, यानी 6.999 रखेंगे हम। तो हमको पता है कि रहेंगे तो 6 और 7 के बीच में ही, तो आउटपुट भैया क्या आएगा इस वाले सिचुएशन में, 6 आएगा आउटपुट इस वाले सिचुएशन में। और अगर आप 7 से थोड़ी सी ज्यादा रखोगे इस वाले इंटीजर में, मान लिया 7.000001 रख दोगे, हो तो गई ना 7 से ज्यादा। तो अगर आप इस रीजन में हो तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा भैया। तो अगर आप ये 7 प्लस वाली सिचुएशन है, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो 6 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो 7 आ रहा है। कहाँ इक्वल आएंगे। तो इंटीजर वैल्यू में क्या हो जाएगा, किसी इंटीजर के पहले आ गए तो उसके पीछे वाली वैल्यू मिल गई, उसके आगे चले गए तो उसके पीछे वाली, मतलब जो कि करंट इंटीजर था। तो इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है, नोट कर लीजिए। फिर हम इनके बीच पे देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करनी, जब x इंटीजर नहीं है लेकिन x रियल नंबर है, इसमें भी x रियल नंबर था। अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ इंटीजर था, यहाँ पे क्या है, वो इंटीजर नहीं है बाकी है, यानी कि वो ये नंबर्स नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, इंटीजर के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी इंटीजर नहीं है, बाकी है रियल नंबर, लेकिन इंटीजर्स को छोड़ के आप समझिए पूरी रियल लाइन में ये नंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले सकता है। यानी 1.01 से स्टार्ट करके 1.001 से भी आप ले सकते थे, 001 से स्टार्ट करके 1.99999 नहीं लेगा, फिर इधर 1 नहीं लेगा, इसके पहले 0.001 से लेकर के माइनस का 0.9 तक चला जाएगा, लेकिन इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा। अभी आप समझ में आ रहा है। यहां पे हम लिखे ले रहे हैं कि ऐसे, मतलब समझ लीजिए कि ये i है तो इधर क्या मिलेगा, i+1 और इधर क्या मिलेगा, i-1। तो अभी क्या है, इनके बीच में हम कोई नंबर लिए ले रहे हैं। लेट a जो है वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर्स के बीच का नंबर है। हमको इस पे लिमिट चेक करनी है, वेयर a belongs to rational number and a is not integer। समझ में आ रहा है कि a हमारा रैशनल रियल नंबर है, सॉरी a हमारा रैशनल नंबर बोल सकते हैं, a हमारा रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, कोई दो इंटीजर के बीच का पार्ट है। अब हमें इसी पे लिमिट निकालनी है। तो ये कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर, बस इंटीजर नहीं होगा।
क्योंकि इंटीजर की कहानी हम पहले कर चुके हैं। तो हमको क्या करना है, वही काम है, इसके इधर से अप्रोच करना है, इधर से अप्रोच करना है और इस पे वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो हमें 3 काम करने होते हैं। हमको निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक हमको निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक और चीज बनती है एट x इक्वल टू a पे वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी। 3 चीजें निकालते हैं, इक्वल टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये पार्ट हम इधर कर दे रहे हैं। तो हम तीनों काम कर लेते हैं पहले। अब हमें पता है a क्या है हमारा, a हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, कोई दो इंटीजर के बीच का हिस्सा है। मान लिया अगर हमने ये 5 लिया है, ये 6, तो ये जो a है हमारा वो इनके बीच में यहां से लेकर यहां तक कहीं भी वैरी कर सकता है। तो हमने मान लिया अभी बीच का कोई नंबर a है हमारा, तो इसके पहले इधर और इसके पहले इधर से अप्रोच करना है। तो देख लीजिए जरा, a समझ में आ गया, a इंटीजर नहीं, उनके बीच का नंबर है। तो जब हम पहले है लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो इस साइड से अप्रोच करेंगे। ठीक है, जब हम इस साइड से अप्रोच करेंगे तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमारा हो जाएगा i और i प्लस 1 के बीच में। ठीक है, x हमारा इन दो इंटीजर्स के बीच में रहेगा ना। कोई भी आप नंबर उठा लो, मान लिया हमने ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो हमारा जो a है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इन दोनों के बीच में ही, मान लीजिए ये a था, तो आप इधर से अप्रोच करोगे तो रहेगा वो 2 और 3 के बीच में ही ना, तो रहेगा वो i और i प्लस 1 के बीच में। अब हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है। ठीक है, तो अब यहां पे जब आप पुट कर दो तो वैल्यू क्या देगा, आप इसमें जब a रखोगे, a एक्चुअल में है क्या, i और i प्लस 1 के बीच का हिस्सा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या कहती है, अगर आप 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर रखोगे तो वो आउटपुट क्या देगा, i, यानी पीछे वाला इंटीजर, यानी पीछे वाला इंटीजर। ठीक है, इतना समझ में आया। x की वैल्यू इन दोनों के बीच में थी, हम यहाँ पे थे, लेकिन आउटपुट तो हमेशा पीछे वाला इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे भी वही कहानी है, x की वैल्यू जो है i और i प्लस 1 के बीच में, अभी हम यहाँ पे हैं, तब भी वो क्या देगा, पीछे वाला इंटीजर। तो अब जब जैसे पुट करोगे x की वैल्यू a, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे a, लेकिन आपको आउटपुट क्या देगा, i। अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रख दोगे, अब एग्जैक्ट a भी तो हमारा इन्हीं के बीच में, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, i। अब ग्राफ से भी देखो तीनों चीजें इक्वल, लेफ्ट लिमिट इक्वल थी तब हमने वो चेक किया, वो भी इक्वल है। आप देखिए तीनों चीजें इक्वल आ रही, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। आप ग्राफ पे देख लीजिए, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में ये लगातार चल रहा है। देखिए 2 और 3 के बीच में ये लगातार चल रहा है, 3 और 4 के बीच में ये लगातार चल रहा है, लेकिन 4 पे आते ही ब्रेक हो गया, 3 पे आते ही ब्रेक हो गया। तो इसमें यही प्रूफ करना था, बस ये इतनी लैंग्वेज लिखनी होती है, बस आपको इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो समझ में आ जाएगा। यानी इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, यानी इंटीजर पे है तो इस साइड से अप्रोच करोगे तो इन दो नंबर्स के बीच में रहेगा, और इस साइड से अप्रोच करोगे तो इन दो नंबर के बीच में रहेगा। तो जब हम इस साइड से अप्रोच कर रहे थे तो ये वाला इंटीजर देगा, और जब हम इस साइड से अप्रोच कर रहे थे तो ये वाला इंटीजर देगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अगर आप कोई दो इंटीजर के बीच में, मान लीजिए 2 इंटीजर हैं, इनके बीच में है, तो हमको पता है हमेशा कम वाला इंटीजर देता है। तो इनके बीच में आप चाहे इधर से आएंगे तब भी यही मिलेगा, चाहे इधर से आएंगे तब भी यही मिलेगा। समझ में आ रहा है? इंटीजर्स के बीच में कंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। नोट कर लीजिए। थोड़ा सा समझाने में, प्रैक्टिकल लेने में, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझाया है। बस इसको हल्का सा देख लीजिए, ये क्या होता है। आप अगर इनपुट में 2.75 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0.75। तो ये हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट देता है। तो y इज इक्वल टू, अगर एक ये ग्राफ है, इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करिएगा इंटीजर्स पे और इंटीजर्स के बीच में, जैसे हमने किया है। इसका ग्राफ देख लीजिए बस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन हम डिटेल में प्रोवाइड करा देंगे। बस ग्राफ देख लीजिए क्या होगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
अब देखिए इन दोनों के बीच में है, आप 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, हमको पता है भाई 0.0 पे आपको 0 ही तो मिलेगा, और 0.1 रखोगे तो अब भी आपको 0.1 ही मिलेगा। तो जैसे जैसे आप इन दोनों के बीच में यहाँ रखोगे तो y भी यहाँ आएगा, यहाँ रखोगे तो ये यहाँ आएगा। आप 0.5 रखोगे तो आपको y भी कितना मिलेगा, 0.5 ही मिलेगा, फ्रैक्शन पार्ट मिलता है। तो जैसे आप मिड की वैल्यू रखोगे आपको मिड की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू, यानी हम x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। कब तक बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आपने इसमें 1 रख दिया, y इज इक्वल टू 1.0, y की वैल्यू 1.0 रखी तो फिर से धड़ाम से y कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है। तो जैसे ही आपने 1.0 रखा तो ये 1 नहीं देगा, क्या दे देगा, फिर 0 दे देगा। अब फिर इसमें आप 1.1 रखोगे, आप 1.1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा। 1.9 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.9 मिलेगा। यानी y फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, और कब तक बढ़ता रहेगा, जैसे ही आप 1.99 तक तो बढ़ा, 1.99 रखा तो आपको 0.99 तो मिला, लेकिन जैसे ही आपने 2.0 रख दिया तो वैल्यू फिर क्या हो गई, 0, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कितना क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो फिर बढ़ेगा ये 2.1 पे 0.1 देगा, ये ऐसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही 3.0 रखोगे फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, धड़ाम से 0 हो जाएगी, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये फिर बढ़ेगा ऐसे और फिर 0 हो जाएगा। अभी ग्राफ समझ में आ रहा है। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, आई होप इतना क्लियर है। ग्राफ कैसे बनता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटीजर्स के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो आपको कमेंट करना है, इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको सपोर्ट चाहिए, तब तक सेफ रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर जरूर करिए।